हाँ।
2011 इधर होगा। काम कर रहा हूँ। बोलो। कौन खांस रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बॉस। किसको खांसी हो गई है? तन्वी शर्मा को खांसी हुई थी। तन्वी शर्मा, रोल नंबर 01। रोल नंबर 01। कौन है भाई 01? हाँ तानवी? सर, मेरे को हो गई है। अरे तो कुछ दवाई ली कि नहीं ली? हाँ सर, ले ली। ले तो भाई ठीक हो जाओ। हाँ। हाँ। तबीयत का खास ख्याल रखो अपना। है? कह रहा हूँ बॉस, तबीयत का खास ख्याल रखो, बहुत जरूरी है। हाँ, इस समय तबीयत का खास ख्याल रखना है सबको। हाँ सर। नींद प्रॉपर लेनी। क्राउडेड एरिया से बचना है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना है। ठीक है। सर वो ट्रैवलिंग की वजह से हो गई है। घर आई हूँ ना अभी, कल अच्छा, परसों ही अच्छा, रास्ते में ट्रैवलिंग करी। चलो ठीक है। तो सब लोग कैसे हैं? फिलहाल सब ठीक है? बढ़िया, मस्त। यस बॉस, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है फिर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, मेडिसिन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जीआई सिस्टम पढ़ेंगे डॉक्टर मीनाक्षी से। ठीक है, तो पहले मैं मेडिसिन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जीआईटी पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो आवाज आ रही है ना समय सबको? यस बॉस, आवाज आ रही है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है? यस बॉस, दिख रही है स्क्रीन। ठीक है, तो आज हम मेडिसिन पढ़ेंगे डिजिटालिस पर्पुरिया कंजेनिटी ऑफ द हार्ट मेडिसिन में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लास्ट जो मेडिसिन हार्ट रेमेडी कौन कौन सी पढ़ी है, कोई जल्दी से बताएगा? हार्ट रेमेडी कैल्मिया पढ़ी है, और कौन सी पढ़ी है? जैल्सीमियम लीडमकॉल नाजा जैल्सीमियम लीडमकॉल। नाजा। नाजा अभी डिटेल में नहीं पढ़ा है। हाँ सर। टाइजीलिया
स्पाइजीलिया पढ़िए सर, कालमिया स्पाइजीलिया जेल्स। स्पाइजीलिया जेल्स, इसी की कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ेंगे टैलिस पर्प्यूरिया। ठीक है, तो एक एक सिम्टम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। स्पाइजीलिया के पेन कैसे होते थे? स्पाइजीलिया के पेन कैसे होते हैं? एज फॉर स्पाइजीलिया, एज फॉर कैसा पेन था? Stitching. हाँ, स्टैबिंग, स्टिचिंग पेन, चुभ रहा है, गड़ रहा है। ठीक है, तो स्पाइजीलिया के पेन स्टैबिंग स्टिचिंग पेन होते थे। जनरली उसको एग्रावेशन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड होता था, एम्ब्रेशन में लाइंग ऑन राइट साइड। ठीक है, और उसका हार्ट का जो मेन सिम्टम था वो कैसा सेंसेशन होता था उसको? क्या फील होता था? The palpitation, audible, visible. हाँ, पैल्पिटेशन, उसको सीवियर पैल्पिटेशन फील होता था, विजिबल, वायलेंट और ऑडिबल पैल्पिटेशन Yes, फील sir. होता था। कैल्मिया में हम आ जाते हैं। अगर कैल्मिया का जो है मेनली उसमें कैल्मिया में भी न्यूरैल्जिक पेन थे, और स्पाइजीलिया और कैल्मिया में क्या था? रूमेटिज्म विद हार्ट कंप्लेन। दोनों में मेन एक चीज ये थी कि जो हार्ट कंप्लेन है वो रूमेटिज्म के साथ एसोसिएटेड था। ठीक है, तो कैल्मिया में भी मेन उसके पेन का कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और पेन के साथ क्या होता था? पेन विद Rheumatism. तो रूमेटिज्म ऑफ द हार्ट डिजीज था, बट पेन के साथ उसको कैसा सेंसेशन होता था? जो अफेक्टेड पार्ट होता था वो कैसा हो जाता था? नमनेस, numbness. है ना? पेन विद द नमनेस ऑफ दैट अफेक्टेड पार्ट और अफेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये मेन सिम्टम है कैल्मिया का। और इसके अलावा और कौन सी मेडिसिन थी? कैमोमिला और Platina econite. प्लैटिना एकोनाइट। ठीक है, तो ये जो है ये जितनी भी चारों पांचों मेडिसिन है, इनके जो पेन होते हैं हमेशा नमनेस के साथ होते हैं। जितना भी जो एरिया होता है, प्लैटिना फीमेल रेमेडी है, फीमेल रेमेडी में भी पेन जो बताती है तो पेन विद नमनेस ऑफ दैट एरिया, उस एरिया पे उसको नमनेस बहुत फील होता है। सेम ऐसे ही जो है कैल्मिया में भी पेन होते हैं, उसको हार्ड नमनेस के साथ होते हैं, बट उसके पेन जो है अपवर्ड मोशंस में होते हैं, Downward. डाउनवर्ड होते हैं। Downward pain होता है। तो फिर लीडम का क्या? लीडम का अपवर्ड था? लीडम में upward pain। यस बॉस, Yes, सही sir. कह रही है ये सब? लीडम में असेंडिंग पेन है Yes, sir. सही है। और कद्दू में ऊपर से नीचे देखते हैं। तो इसलिए मैंने बोल दिया था ना कि जिससे पता चल जाए कि सब सुन रहे हैं कि जग रहे हैं, सो रहे हैं। तो कैल्मिया का जो पेन होता है वो डाउनवर्ड पेन होता था। ठीक है, कल्लूमिया लुकिंग डाउनवर्ड, बट को लुकिंग डाउनवर्ड और अपवर्ड? Sir, downward. डाउनवर्ड। ठीक है, तो डाउनवर्ड पेन लीडम पाल का अपवर्ड होता था, बट कैल्मिया में यूजली राइट साइडेड है कि लेफ्ट साइडेड है? Right sided है sir. राइट साइडेड है, Mostly बट right. उसकी हार्ट Left. कंप्लेन लेफ्ट साइडेड Heart. होती थी, लेकिन जो heart वाला angina left pain है। के साथ। ठीक है, तो यूजली लेफ्ट साइडेड होता था, जबकि दोनों का पेन कैसा था? आई में स्टिचिंग पेन होता था दोनों में, बट उसमें राइट साइड है कैल्मिया में, स्पाइजीलिया में लेफ्ट साइडेड। और पेन और स्टिफनेस ऑफ द आईज, एग्रावेशन टर्निंग द आईज, कौन सी मेडिसिन है? स्पाइजीलिया और कैल्मिया? Spigelium. कैल्मिया में कैल्मिया नहीं है, दोनों में। दोनों में है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स थे। तो ओवरऑल मेनली हमने अभी यहाँ पर देखा था कि थोड़ा बहुत फंक्शनल डिसऑर्डर ज्यादा था यहाँ पर, उतनी ज्यादा एडवांस पैथोलॉजी नहीं थी या एसोसिएटेड सिम्टम्स थे। जस्ट लाइक कैल्मिया में क्या था कि कोई उतना कोई स्वेलिंग नहीं थी, ड्रॉप्सिकल कंडीशन नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, बट अकम्पनिंग विद दैट रूमेटिज्म के साथ में अफेक्टेड जो हार्ट ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा था, तो वहां पर उससे रिलेटेड उसकी कंप्लेन आ रही थी, जो पेन आ रहे थे, पेन के साथ नमनेस आ रहा था, वर्टिगो फील हो रहा था, हेडेक हो रहा था। ठीक है ना? अब और उसकी पल्स कैसी थी? कैल्मिया की पल्स कैसी थी? स्लो पल्स थी। Slow. इसलिए हम स्लो पल्स में हार्ट के साथ कंटिन्यूटी में हम डिजिटैलिस में आ गए, क्योंकि डिजिटैलिस यूरिया इसका जो मेन है, ये भी एक हार्ट रेमेडी है, और मेनली हार्ट पे ही इसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं, एसोसिएटेड विद अदर ऑर्गन, लेकिन हार्ट जरूर इन्वॉल्व होगा इसका। तो डिजिटैलिस का देखते हैं। पहले कॉमन नेम क्या है? फॉक्सग्लोव है। कैल्मिया का कॉमन नेम क्या था?
Sir, Mountain Laurel. Spicilia का कॉमन नेम, Mountain sir. स्पाइसिलिया का कॉमन नेम, Pink root. सैक्यूलेरिया का कॉमन नेम, blood root. ठीक है। Blood root. तो डिजिटालिस का कॉमन नेम फॉक्सग्लोव, फैमिली स्क्रोफलेरेसी, प्रूवर हैनीमैन, आर्ट यूज्ड टिंक्चर ऑफ फ्रेश लीव्स। इसको इसके साथ एसोसिएट कर लेना, जब तक ये याद नहीं हो तब तक नेक्स्ट पेज में मत जाना, ठीक है। चाहे 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, लेकिन इन चारों पांचों को इसके साथ डिजिटालिस के साथ एसोसिएट कर लेना। तो मेनली अब हम आते हैं डिजिटालिस पर्प्यूरिया, जो हार्ट रेमेडी है। इसके जो मेन पॉइंट्स है ये बिल्कुल एकदम टिप पे होने चाहिए, तभी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, नहीं तो हम इन सिम्टम्स के अलावा किसी और सिम्टम्स से इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये इसके मेन की पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इसमें क्या, ओवरऑल वीकनेस। वीकनेस डिजिटालिस के चारों तरफ घूमती रहती है। वीकनेस में क्या क्या है, वीकनेस ऑफ द स्लो पल्स और वीकनेस ऑफ द पल्स। पल्स इसकी काफी स्लो हो जाती है, जनरल वीकनेस काफी ज्यादा हो जाती है, कोइटस और एमिशन आफ्टर जेनिटल ऑर्गन्स में वीकनेस आ जाती है, और पेशेंट जनरली फेंटनेस और वीकनेस वाला जो स्टेज आता है उसका कोलैप्स वाला फेज आता है, सिंकिंग सेंसेशन मतलब सिंकिंग वाला फेज आता है। पेशेंट एकदम गिरता चला जा रहा है, हॉस्पिटल में है, बेड पे लेटा हुआ है, बेड पे एकदम लेथार्जी वाले फेज में जा रहा है, कोलैप्स वाले फेज में जा रहा है और डाउन साइड जाता जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ एसोसिएटिंग क्या होता है, साइनोज्ड अपीयरेंस। साइनोज्ड अपीयरेंस क्योंकि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट का सर्कुलेशन स्लो हो गया। तो ये हम लोगों ने पीएम में ओवरऑल पढ़ा हुआ है कि हार्ट की कोई भी पैथोलॉजी जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड उसकी क्या होता है, सर्कुलेशन जब डिस्टर्ब होगा तो साइनोसिस अपीयरेंस आने लगती है। साइनोसिस अपीयरेंस हमारे पेरिफेरल से फिर सेंटर्स की तरफ, तो यहाँ पे ब्लूइशनेस ऑफ द स्किन दिखाई देने लगती है। तो इन जनरल इतनी फर्स्ट लाइन में ही इस मेडिसिन का सारा एसेंस है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पेशेंट आता है कि हार्ट तो उसका पैथोलॉजी डेवलप हो चुका है, हार्ट के साथ साथ उसका लीवर भी इन्वॉल्व हो गया है, लीवर एनलार्जमेंट हो गया है या फिर जॉन्डिस वाले सिम्टम सारे लेके आ रहा है। तो पेशेंट हार्ट की पैथोलॉजी प्लस लीवर की पैथोलॉजी और उसके साथ साथ उसको जॉन्डिस वाला सारा सिम्टम लेके आ रहा है, स्किन येलोइश डिस्कलरेशन हो रही है, साथ में अकम्पनिंग विद दैट जब बिलिरुबिन लेवल बढ़ता चला जाता है तो स्किन पे क्या सिम्टम आने लगता है येलोइशनेस के साथ साथ, Itching. ठीक है। सीवियर इचिंग, उसको बहुत भयंकर इचिंग होने लगती है, हाथ पर पीले पीले पड़ने लगते हैं। तो ये वाला सिम्टम प्लस वर्टिगो ऑन राइजिंग, क्योंकि ओवरऑल उसके अंदर जान बिल्कुल नहीं बची होती है, तो जरा सा भी उसको मूव करने में दिक्कत महसूस होती है। तो बिल्कुल आप तुम लोगों को बेड रिडन पेशेंट्स को इमेजिन करना है, दिमाग पे रखना है, और फिर हम इसको आगे स्टडी करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या आएगी कि हार्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन जब डिस्टर्ब होगा तो ड्रॉप्सिकल कंडीशन आने लगेगी। तो जब ड्रॉप्सिकल कंडीशन आने लगेगी तो फिर हमारे दिमाग में और मेडिसिन आने लगती हैं, एपोसाइनम है, एपिस है, ठीक है, हेलीबोरस है। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है जिसमें ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो रहा है ड्यू टू द ऑर्गन फेलियर और ऑर्गन अफेक्टेड। तो मेनली इसमें क्या होगा कि हार्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ में पेशेंट में ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग ये दिखाई देने लगेगी जब एडवांस स्टेज में आ जाएगा। अकम्पनिंग विद दैट जॉन्डिस भी आ रहा है और इचिंग भी बढ़ी हुई है, तब फिर हम इसको डिजिटालिस को सोचेंगे। कार्डियक फेलियर फॉलोइंग फीवर और कार्डियक ड्रॉप्सी, किसी फीवर के बाद में, जस्ट लाइक है कि अभी जैसे कोरोना है, कोरोना का फीवर है, तो इसके बाद अगर कार्डियक फेलियर वाले फेज में जा रहा है तब हम डिजिटालिस सोच सकते हैं, ठीक है। तो कार्डियक ड्रॉप्सी हो रही है किसी ना किसी की वजह से, पेशेंट उस स्टेज पे आ गया कि हार्ट फेल वाले स्टेज में आ गया है, ड्रॉप्सिकल फेज आ रहा है, ठीक है, पेशेंट काफी वीक हो गया है, पल्स उसकी स्लो जा रही है, तो फिर हमारे लिए फर्स्ट रेमेडी फिर डिजिटालिस ही होगी। हेमोप्टाइटिस विद वीक हार्ट, अब यहाँ पे हमारा अगर पीएम वाला पार्ट एक दिमाग में डालोगे कि जब हार्ट का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगा, हार्ट में जो है एनलार्जमेंट होने लगेगा, तो जो बैक प्रेशर है लंग्स के ऊपर वो बढ़ने लगेगा, उधर से क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा, और क्या होगा कि जो है फिर हेमोप्टाइसिस वाला फेज आ जाएगा। हेमोप्टाइसिस में क्या होता है, कफिंग के साथ ब्लीडिंग होती है, Blood is coming. तो पेशेंट जो कफिंग जब करेगा तो उसके साथ उसको ब्लड आएगा एक्सपेक्टोरेशन में। एग्रावेशन सिटिंग, व्हेन सिटिंग इरेक्ट और मोशन, पेशेंट के अंदर बिल्कुल जान नहीं बची हुई है, एकदम बेजान हो जाता है पेशेंट। तो बेजान हो जाने के बाद वो बिल्कुल बैठने लायक नहीं है, बैठ के जरा सा भी चल नहीं सकता है और उठ नहीं सकता है,
तो अब तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करना है कि हार्ट का वो वाला पेशेंट हो जो बेड पे लेटा हुआ हो और उसकी हम पल्स चेक कर रहे हैं तो पल्स एकदम डाउन साइड जा रही है, स्लो हो गई है पल्स। तो अब जब पल्स स्लो हो जाएगी तो पेशेंट किस स्टेज में होगा? कोलैप्स वाले फेज में होगा। ठीक है, तो उस सारी पिक्चर्स को दिमाग में लेके हम डिजिटलिस को पढ़ेंगे तो एकदम सब क्लियर होगा। तो इसमें आते हैं हम। बेसिकली सेंटर इसका हार्ट है। In her sensation as if heart stop beating if she moves. ये इसका एक मेन सिम्टम उसको सेंसेशन होता है, जो क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, जो बहुत आते हैं, जो हम लोग ने जलसीमियम से स्टार्टिंग से पढ़ा था कि उसको ऐसा लगता है कि अब हार्ट मेरा स्टॉप होने वाला है और जाने वाला है, और अगर मैं जरा सा चलने की भी कोशिश करूंगा तो तब तो मैं चला ही जाऊंगा। सिंकिंग सेंसेशन एकदम उसके अंदर आ चुका होता है। तो मैं लेटा हुआ हूँ, बिल्कुल चुपचाप शांति से लेटा रहूं तो मैं थोड़ा सा जिंदा हूँ, बचा हुआ हूँ। ठीक है, तो दिस इज द सेंसेशन एज if heart stop beating if she moves, एंड कोकेन में भी ये सिम्टम है। कोकेन मेडिसिन वैसे ज्यादा यूज नहीं हुई है, बहुत कभी कभी यूज होती है, कभी कभी वो भी एक आध केसेस में मैंने इसमें दिया है, और पेशेंट सिर्फ एक सिम्टम उसमें दिया है कि पेशेंट जब आके बताता है कि उसको अंदर से ऐसा लगता है कोई कीड़ा सा रेंग रहा है। कभी बोलता है कि यहाँ से कीड़ा ऐसे रेंगता 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 यहाँ से ऐसे से आता है, ऐसे नीचे तक जाता है। ठीक है, कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे रेंग रहा है, तो उसको बस ये लगता है कि उसके अंदर ही अंदर एक कोई कीड़ा चल रहा है। सेंसेशन एज ए बॉम्ब इज क्रॉलिंग इनसाइड द अंडर द स्किन। ठीक है, बाकी और किसी सिम्टम पे कोकेन उतना यूज नहीं किया है, बट इस पे जरूर यूज किया है। तो ये सिम्टम इसमें भी है, कोकेन में। तो हार्ट का सेंसेशन ये यहाँ पे वीक सेंसेशन होता है, और इसके साथ में स्लो वीक पल्स। हम जब स्पाइनिंग हमारी मिलेगी, पल्स वीक मिलेगी, इंटरमिटिंग एवरी थर्ड फिफ्थ सेवेंथ बीट। पल्स क्या होता है? बीच बीच में मिसिंग पल्स मिलती है। कभी किसी ने फील किया है मिसिंग पल्स? यस सर। Yes, sir. पल्स फील कर रहा तो बीच में Yes, एकदम से sir. पल्स बीच में चली Yes, जाती है, sir. फिर आती है। तो ये मिसिंग पल्स होती है, इंटरमिटिंग एवरी थर्ड फिफ्थ सेवेंथ बीट, इस तरीके से पल्स चलती चली जाती है। तो जब इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे तो हमें फिर कालमिया की तरफ, सॉरी कालमिया नहीं, डिजिटलिस की तरफ ही दिमाग जाता है। सेकेंड कंडीशन, वीक हार्ट विदाउट वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशन। वाल्व्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट में ओवरऑल प्रेशर बढ़ रहा है या जो कुछ भी है, बट वाल्वुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है या वाल्वुलर एनलार्जमेंट नहीं है कहीं पे, उसकी वजह से यहाँ पर हार्ट में प्रेशर जो आ रहा है, तो अब ये सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वीक हार्ट विदाउट वाल्वुलर कॉम्प्लिकेशन। तो वीक हार्ट ओवरऑल डिजिटलिस में वीकनेस टर्म को बिल्कुल डिजिटलिस के साथ एसोसिएट कर लेना। वीक हार्ट, वीक पल्स, वीकनेस, जनरल वीकनेस, कोलैप्स, फेंटनेस, सब कुछ उसी पर ही सेंटर है। तो पेशेंट बिल्कुल उस स्टेज में मिलेगा। इसके साथ अकम्पनिंग विद दिस हार्ट देयर इज द लीवर और जॉन्डिस। ये एक कॉम्बिनेशन कई बार पेशेंट्स में हम देखते हैं, ये इस पे कई बार प्रिस्क्राइब भी होता है। अब हम इन जनरल हार्ट वाले सिम्टम्स पे आएंगे, जब पेशेंट इस स्टेज में होगा कि जब उसकी हार्ट अफेक्शन ज्यादा है तो पेशेंट क्या पिक्चर देगा। ये तो फ्लशेस ऑफ फीट वाला है, हम पहले यहाँ देखते हैं। Fatal syncope occurs when being raised to upright position। मतलब है कि वो उठने लायक फेज में भी नहीं है। अगर हम उठाने की कोशिश करते हैं तो वो कहता है कि नहीं, मुझे लेटा रहने दो क्योंकि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। ठीक है, तो उसको डिफिकल्ट टू रेज अपवर्ड पोजीशन। फेस पे क्या अपीयरेंस आएंगे? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है तो ब्लूइशनेस आएगी, साइनोज अपीयरेंस आएगा। तो बस अब ये सारे सिम्टम्स तुम एलेंस में पढ़ोगे तो सब इन जनरल है। फेस पेल, डेथ लाइक अपीयरेंस, ब्लूइश रेड, साइनोज्ड स्किन, टंग लिप्स, डिस्टेंडेड वेन्स ऑन लिड्स, ईयर्स, लिप्स एंड टंग। तो ये जो डिस्टेंडेड वेन्स दिखाई दे रही है, साइनोज्ड अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, ड्यू टू दिस वीकनेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो हार्ट वीक हो रहा है, दैट्स व्हाई दीज आर द ब्लूइश डिस्कलरेशन स्किन, टंग और लिप्स में हमको दिखाई दे रहा है, जो साइनोसिस होती है। पेशेंट का जनरल स्टेटस कैसा होता है? फेंटनेस और सिंकिंग, बिल्कुल एकदम गिर चुका है। At the stomach, exhaustion, extreme prostration, feels as if he were dying। बस उसके अंदर क्या आता है कि मैं मरने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, और अगर मैं जरा सा मूव किया तो बस तो फिर तो मेरा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। Fingers go to sleep frequently and easily, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन उसका वीक हो गया है, तो जो फिंगर्स होंगी वो वाला पार्ट भी उसको कैसा लगेगा कि यहाँ पे ये अब कुछ सेंसेशन फील ही नहीं हो रहा है, ये एकदम नम हो चुकी है। तो स्लिपिंग सेंसेशन यहाँ फिंगर्स में भी फील होता है। तो इन जनरल ये सारे जितने भी सिम्टम्स दिए हुए हैं, या तुमको याद यहाँ करने की, रटने की जरूरत नहीं है, ये बस समझने की जरूरत है कि ओवरऑल इतना पार्ट बस समझना है। वीकनेस ऑफ द हार्ट, ड्यू टू दिस वीकनेस देयर इज द कोलैप्स और सिंकिंग सेंसेशन। अब ओवरऑल जो साइन और सिम्टम्स हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं।
जो हम क्लिनिकली पेशेंट्स में देखते हैं। फिर एक कंडीशन है फ्लशेस ऑफ हीट फॉलोड बाय ग्रेट नर्वस वीकनेस एंड इररेगुलर इंटरमिटिंग पल्स। कई बार जब मेनोपॉज वाली कंडीशंस में कुछ फीमेल्स होती हैं कि एकदम एक्सट्रीम हीट सेंसेशन होता है और बहुत ज्यादा उनको गर्मी महसूस होती है, और फिर क्या लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी बॉडी में कुछ जान बची हुई है, और उनकी पल्स देखते हैं तो फिर मिसिंग पल्स दिखाई देती है। तो उस कंडीशन में हम इसको डिजिटलिस को यहाँ पर यूज करेंगे। तो फ्लशेस ऑफ हीट फॉलोड बाय ग्रेट नर्वस वीकनेस, तो यहाँ पे भी देखो वीकनेस आ रहा है ओवरऑल, एंड इरेगुलर इंटरमिटिंग पल्स, और इसका सेकंड पॉइंट है इंटरमिटिंग पल्स। तो इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आएंगे क्वेश्चंस में, तो वहां पे तुमको ये देखना है कि डिजिटलिस का पॉइंट क्या है, इरेगुलर इंटरमिटिंग पल्स और नर्वस वीकनेस। तो मेन इसका जो पॉइंट है रेगुलर इंटरमिटिंग पल्स, इसी से ही हम डिजिटलिस को फाइनलाइज कर देंगे कि दिस इज द डिजिटलिस। बाकी तो अकरिंग एट द क्लाइमेक्टिक एग्रावेशन बाय लीस्ट मोशन, जो इन जनरल इसकी जो मॉडलिटी एग्रावेशन सिटिंग, व्हेन सिटिंग इरेक्ट और मोशन। तो अब ये तुम लोग तो अच्छे से समझ गए होंगे कि पेशेंट उस स्टेज में जरा सा उठना नहीं चाहता है, जरा सा मूव नहीं करना चाहेगा। लेफ्ट साइड में हम देखते हैं यहाँ पे जो लंग वाला फेज आएगा। अब लंग पे भी देख रहे हैं कि हम बैक प्रेशर पड़ेगा, जब बैक प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, लंग में रेस्पिरेशन उसका कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, इरेगुलर, डिफिकल्ट और डीप साइन, सांसें उसकी तेज चलने लगेगी, क्योंकि अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में। तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, ऑक्सीजनेशन लेवल डाउन होता चला जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल उसका बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे पेशेंट की जो ब्रीदिंग है हाइपर वेंटिलेशन वाले फेज में जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। तो वो सारा जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं यहाँ पे दिखाई देगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ हार्ट की वजह से लंग्स पे इफेक्शन आ रहा है, डिस्निया वाला जो फेज है इसका हार्ट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन। ठीक है, तो ड्रॉप्सिकल कंडीशन ड्यू टू द हार्ट, along with that there is a post scarlet renal dropsy, मतलब कोई स्कारलेट रिनल फीवर हुआ या कुछ भी हुआ, उसके बाद हार्ट में अफेक्शन हुआ और पेशेंट ड्रॉप्सिकल कंडीशन में आ गया, और फिर हमको पल्स कैसी मिल रही है, स्लो पल्स मिल रही है। ठीक है, तब हम डिजिटलिस पे जाएंगे। तो ड्रॉप्सी विद स्लो पल्स, देन दिस इज द डिजिटलिस। सेम अकम्पनिंग विद दैट देयर इज द ब्राइट्स डिजीज। ब्राइट्स डिजीज में भी अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, अगर किसी सिम्टम में लिखा है कि इन ब्राइट्स डिजीज विद सप्रेशन ऑफ द यूरिन, तो ये तो हमारा किडनी हो गया, लेकिन अकम्पनी विद दैट देयर इज द ऑर्गन अफेक्टेड हार्ट। तो हार्ट के साथ अगर कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो स्लो पल्स है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, यूरिन पास नहीं कर रहा है, देन दिस इज द डिजिटलिस। लेकिन अगर स्लो पल्स नहीं है और यूरिन पास नहीं कर पा रहा है तो कुड भी एपिस हो सकता है या एपोसाइनम हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमको उस तरीके से देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने ये कुछ मेडिसिन फिर से यहाँ पे मेंशन कर दिए थे, जेल्स, मैग्म्यूज, फाइजिलिया, कैल्मिया। तो जब इस मेडिसिन को पढ़ रहे होगे तो तुम लोग फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे कि जेल्स में क्या था, सेंसेशन एज इफ हार्ट स्टॉप बीटिंग इफ शी विल नॉट मूव, Stop. वो नहीं चलेगी। Yes, sir. ठीक है ना, राइट है ना। Yes, sir. मैग्म्यूर में भी सर ये वाला पॉइंट सर फिंगर्स गो टू स्लीप वाला, फिंगर्स गो टू स्लीप सीधे चीज है कि जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा कि वो पार्ट हमको फिर सुन्न होने लगता है। ठीक है, सुन्न होने लगता है तो फिर वो ऐसे लगता है कि ये काम ही नहीं कर रही है, ऐसे लगता है कि स्लीपिंग मोड में चली गई है। ठीक है, तो उसको लगता है कि यहाँ पे जान नहीं है। स्लीप से रिलेटेड मतलब है बेजान। ठीक है, तो वो हाथ उठाने वाला या फिंगर मूव करने वाला फेज उसका नहीं रहता है वहां। जी सर। तो जेल्सी में और मैग्म्यूर की मॉडलिटी सेम थी। स्पाइजिलिया में क्या था मॉडलिटी में, एग्रावेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड का मॉडलिटी था। कालमिया का मोशन से Activation था sir. एग्रावेशन था। ठीक है, तो ये इसके साथ में यहाँ पे दिमाग में अपना रिवीजन जरूर करना। फिर यहाँ पे एक सिम्टम और लिखा है, विद सोरनेस इन यूट्राइन रीजन, कॉन्वलेरिया। तो ये एक्चुअली ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट करना भूल गया हूँ, हार्ट के साथ इसको लाइन बना लेना, हार्ट विद सोरनेस इन यूट्राइन रीजन। तो अभी हमने देखा कि हार्ट विद जॉन्डिस लीवर, तो ये तो हमारा डिजिटलिस हो गया। हार्ट विद ब्राइट्स डिजीज, तो यहाँ पे किडनी के साथ अफेक्शन हो गया, तब भी यहाँ पे डिजिटलिस हो गया। लेकिन अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट यूट्राइन ऑर्गन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, देन मेडिसिन इज द कॉन्वलेरिया।
ठीक है। तो कॉन्वलेरिया भी एक फीमेल रेमेडी है, बट उसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट के सिम्टम्स हार्ट के साथ में इन्वॉल्व होते हैं कि उधर हार्ट के भी सिम्टम्स आ रहे हैं और उधर साथ में यूट्राइन के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर वो कॉन्वलेरिया भी है। और एक और मेडिसिन है विद दैट यूट्रस और हार्ट, कौन सी मेडिसिन है? यूट्राइन कंप्लेन विद द हार्ट, लिलियम टिक। लिलियम टिक, ठीक है। तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजीजेस में जब ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट आने लगता है, तो हम फिर हमारी जो अप्रोच होती है वो इस तरीके की होती है जो हम लोग पढ़ते हैं क्लासेस में। पैथोलॉजी जब एडवांस है तो कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारी कौन सी मेडिसिन है जो उसके नियरर है। तो विद द यूट्राइन हार्ट इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज द कॉन्वलेरिया। अगर हार्ट के साथ लीवर इन्वॉल्वमेंट है तो फिर इट कुड बी डिजिटालिस, या ब्रेस्ट डिजीज के साथ इन्वॉल्वमेंट है तो कुड बी डिजिटालिस। नेक्स्ट आगे आते हैं हम। फिर अब लीवर के कुछ सिम्टम्स यहाँ पे जो इसके दिखाई देंगे इसके साथ में, डिजिटालिस परफ्यूरिया, तो कार्डियक प्लस हिपैटिक प्लस वर्टिगोन राइजिंग, जो वर्टिगोन राइजिंग तो वीकनेस वाला है, बट मेन इसका जो कॉम्बिनेशन है विद द लीवर और हार्ट इन्वॉल्वमेंट। पेशेंट लीवर के जो कंप्लेन बताएगा कि उसका जो स्टूल हो रहा है, ये बहुत मार्क सिम्टम होगा। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ये एकदम क्लियर कट फिर अब डिजिटालिस है कि लीवर प्लस हार्ट विद दिस स्टूल। तो स्टूल इसका कैसा होता है? एश कलर्ड और चॉकी। एश कलर कैसा कलर होगा? कैसा होगा एश कलर? ग्रे। ग्रे सा होगा, मटमैला सा होगा, ठीक है। राख जो होती है ना, राख जिसने देखी होगी, तो बस उस तरीके का समझ लेना। एश कलर्ड स्टूल। और चौकी, एकदम चौकी अगर स्टूल है तो चेलिडोनियम और पोडोफाइलम भी इसकी दवा है। फिर ऑलमोस्ट व्हाइट, व्हाइटिस भी दिखाई देगा, एकदम सफेद सफेद हो गया, ठीक है। तो सफेद स्टूल में भी हम डिजिटालिस को कई बार कंफर्म करते हैं कि पेशेंट का हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, प्लस लीवर भी फाइंडिंग हमारे जो पैथोलॉजी जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें दिखाई देता है। एग्जामिनेशन में लीवर हमें दिखाई दे रहा है, प्लस उसका जो स्टूल है वो हमको व्हाइटिस दिखाई दे रहा है, तो फिर हम डिजिटालिस की तरफ जाते हैं। तो व्हाइट स्टूल में फर्स्ट रेमेडी कैलकेरिया कार्ब भी होती है और चाइना भी होती है, ठीक है। तो ये तो सीसीडी हो गया। सीसीडी जानते हैं ना सब लोग? हाँ? यस सर। यस क्या है? सर, जानते हैं। हैं? सीसीडी कौन Yes, बताएगा? sir. हाँ प्रीति बताओ सीसीडी। सर कैलकेरिया, सिंकोना, नहीं भाई, हमेशा पढ़ाई की बातें डिजिटालिस, करते हो क्या? कैलकेरिया सिंकोना? अरे कैफी पढ़ाई के कॉफी अलावा डे। भी जो लोग करते हैं ना कॉलेज में, जब घूमने फिरने का जब टाइम होता है। सर कैफे कॉफी डे। हाँ, तो गई हो ना तुम काफी कैफे डे? हाँ सर, बहुत बार। बहुत बार गई हो। ठीक है, तो दिस इज द सीसीडी। अब यहाँ पे देखो सीसीडी आ गया, तो बस अब सीसीडी पे अपना रिलेट कर देना हार्ट और लीवर को विद द व्हाइट स्टूल, ठीक है। अपने हिसाब से तुम लोग एसोसिएट कर लेना। और एक और जो है इसका पाइप स्टेम स्टूल इनवॉलेंट्री। तो ये जो है सारे सिम्टम्स जो है लगभग सब एक ही जैसे हैं, बस यहाँ पे जो मेन है इसका याद रखने वाला कि हार्ट विद द लीवर, ये डिजिटालिस परफ्यूरिया है। आगे आते हैं। बॉस, ब्रेन वीकनेस, हाँ उसमें ये जो दूसरी मेडिसिन दे रखी है चेलिडोनियम पोडोफाइलम, तो इसमें भी ये कार्डियक सिम्टम प्लस हेपेटिक नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। सिर्फ टॉकी स्टूल के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। अच्छा अच्छा। टॉकी स्टूल विद चेलिडोनियम पोडो, और व्हाइट स्टूल सिर्फ में कैलकेरिया। चेलिडोनियम इज द मेन लीवर रेमेडी ओनली। खाली अगर लीवर की वजह से हो रहा है तो फिर हम चेलिडोनियम, जस्ट लाइक लेप्टेंड्रा है। लेप्टेंड्रा भी लीवर रेमेडी है ना? यस बॉस। तो लेप्टेंड्रा लीवर रेमेडी, तो पेशेंट कई बार लीवर फाइंडिंग स्लिप लेके आता है, बोलता है कि स्टूल ब्लैक हो रहा है, तो फिर हम लेप्टेंड्रा सोचते हैं। लेकिन अगर स्टूल वाइटिस है और चौकी है और लीवर का पेन है उसको राइट साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टू बैक साइड जा रहा है, तो फिर हम चेलिडोनियम, दैट इज द स्पेसिफिक फॉर द चेलिडोनियम लीवर। सेम थिंग इज द पोडो। पोडो भी लीवर से रिलेटेड है, बट पोडो में जो सिम्टम्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? उसके स्टूल वाले, डायरिया वाले जो सारे सिम्टम्स, डायरिया वाला। ठीक है। तो मेनली हमारा जो अप्रोच वही होता है, सिम्टोमेटिक। तो अब हमारे यहाँ पे अगर हार्ट प्लस लीवर इन्वॉल्वमेंट है, देन दिस इज द डिजिटालिस। खाली लीवर इन्वॉल्व हो रहा है और वाइटिस चौकी स्टूल हो रहा है विद द पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एक्सटेंडिंग टू बैक, तो फिर हम चेलिडोनियम पे जा रहे हैं। और अगर लूज स्टूल हो रहा है, पेन नहीं है राइट साइड में,
बट लूज स्टूल है। और 5P पोडोफाइलम के 5P अगर याद होंगे सबको, तो कभी प्रोफ्यूज मिल रहा है, कभी जो है परवर्टेड मिल रहा है, कभी गिंजिवल स्टूल मिल रहा है, तो फिर वो पोडोफाइलम हो जाएगा। कैलकेरिया में भी सेम थिंग है, व्हाइटिस स्टूल के साथ उसमें क्या मिलेगा? कैलकेरिया का मेन सिर्फ 2 सिम्टम्स जो कैलकेरिया को कंफर्म करेंगे विद व्हाइटिस स्टूल के साथ। कौन बोलेगा? स्वेट, perspiration. Yes, स्वेट ऑन द फेस Forehead. फोरहेड और द Yes, sir. स्कैल्प, head, head, neck. ठीक है। और दूसरा सिम्टम कौन सा होगा इसका? स्टूल का कैरेक्टर कैसा होगा? स्मेल कैसी आएगी? Sour smell, Sir. वो तो सार और स्मेल और स्मेल, ठीक है। तो बस कैलकेरिया वहीं कंफर्म हो जाएगी। कभी कभी पेशेंट एक्यूट में भी जो लेके आएगा व्हाइटिस स्टूल अगर लेके आ रहा है, सर पे पसीना आ रहा है और सावनेस बहुत ज्यादा है, देन दिस इज द कैलकेरिया। तो यहाँ पे अब तीनों का अप्रोच डिफरेंट हो गया। सेम थिंग विद द चाइना। तो चाइना के जो सिम्टम्स है वो दिमाग में रख लेना, ठीक है। yes, अब आता है ग्रेट वीकनेस। तो ग्रेट वीकनेस जो ओवरऑल डिजिटलिस में काफी मार्क्ड है। तो ग्रेट वीकनेस एक तो चेस्ट पे है ही है, दूसरा मेल वाला है। मेल में जो ग्रेट वीकनेस है, दैट इज द नाइटली एमिशंस विद ग्रेट वीकनेस ऑफ द जेनिटल्स आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो पेशेंट में ये यूजली इस पे कभी यूज तो किया नहीं गया मेडिसिन, लेकिन एलेंस की नोट में ये मेंशन किया गया, इस पे क्वेश्चंस कभी आ सकता है। तो यूजली इसमें क्या है कि नाइटली एमिशंस विद ग्रेट वीकनेस, वीकनेस को दिमाग में रखना है। अगर डिजिटलिस ऑप्शन में दिया है तो फिर तुमको डिजिटलिस पे ही जाना पड़ेगा। और चेस्ट में क्या है? ग्रेट वीकनेस ऑफ द चेस्ट, कैन नॉट वियर टू टॉक, स्टैंड। हाँ, ये जो है चेस्ट का जो सिम्टम होगा इसका, ओवरऑल हार्ट की वजह से हो रहा है वीकनेस, लेकिन लंग पे जो उसकी वीकनेस आ रही है, पेशेंट डिस्निया होता चला जा रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोलैप्स वाले फेज में जा रहा है, तो वो बोलने वाली मतलब है कि बॉडी स्टैंड स्टिल फेज में रखना चाहता है, ना बोलना चाहता है ना मूवमेंट चाहता है, उसे लगता है कि मैं बस हिला डुला तो मैं गया। दैट इज द डिजिटलिस। ग्रेट वीकनेस ऑफ द चेस्ट, कैन नॉट बियर टू टॉक, स्टेनम मेट फर्स्ट रेमेडी है कि जब चेस्ट में वीकनेस फील होता है और बात करने में दिक्कत होती है तो स्टेनम मेट। बट स्टेनम मेट का क्या सिम्टम होता है इसके साथ में? स्वीट मेटालिक टेस्ट, स्वीट मेटेलिक टेस्ट, या उसके जो एक्सपेक्टोरेशंस हैं वो काफी प्रोफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टोरेशन होता है उसको, और एक्सपेक्टोरेशन इतना ज्यादा होता है कि मुंह में उसके टेस्ट आने लगते हैं, ठीक है। तो और उसको जब खांसी आएगी तो खांसते समय उसको चेस्ट में से लगेगा कि अब बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है, तो होल्ड द चेस्ट व्हाइल कफिंग ड्यू टू दैट वीकनेस। अभी 2-3 पेशेंट जो है कुछ ऐसे अभी आए हैं जो कोविड से रिलेटेड नहीं है बट सिम्टम्स नहीं दे रहे हैं, तो उनको स्टेनम मेट अभी प्रिस्क्राइब किया। वो बोलते हैं पेशेंट की खांसी बहुत आ रही है और खांसते खांसते अंदर लग रहा है कि बलगम बहुत जाम है, कभी कभी निकल आ रहा है कभी नहीं निकल रहा है, लेकिन सीने में बिल्कुल जान नहीं महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। तो स्टेनम में खांसी के साथ वीकनेस ऑफ द चेस्ट विद द म्यूकस इन, ठीक है। तो दिस इज द स्टेनम। थैंक यू। तो ओवरऑल डिजिटलिस में बस ज्यादा याद नहीं रखना है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, स्लो वीक पल्स, हार्ट एज ए पर स्टॉप बीटिंग with weak heart without valvular complications and liver or jaundice involvement and dropsy। बीच वाली लाइन याद रखोगे, इसको समझ लोगे तो ये सारे सिम्टम्स के ही फाइंडिंग्स हैं सारे, ठीक है। इसमें कोई न्यूरेल्जिया नहीं है, कोई पेन नहीं है जो हम लोग कैल्मिया और स्पाइजिलिया में पढ़े थे, बट इसमें क्या है पैथोलॉजी ज्यादा एडवांस स्टेज में है, तो इसलिए हमको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट ज्यादा दिखाई देगा कि मैं खा चुकी। पेशेंट किस स्टेज में लेटा हुआ है और किस स्टेज में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल कोई कहीं कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? एंड करें इसको? जी सर। ठीक है। Yes, sir. नरेंद्र, yes boss। वो प्रियंका सॉरी मीनाक्षी आ गई है क्या? इसमें लिस्ट में तो नहीं है, इसमें कॉल करके पूछ रहा हूँ अभी एक बार।
ठीक है, तो अब सिम्टम्स सब याद रखना, सब मेडिसिन बढ़ती चली जाएंगी, कंफ्यूजन कहीं नहीं रखना, बस दिमाग का यूज करना है, कंसंट्रेट प्रॉपर करके अच्छे से मेडिसिन को दिमाग में डालना है सबको। ठीक है, राइट साइडेड कालमिया, लेफ्ट साइडेड स्पाइसिलिया, राइट साइडेड सैंगुइनेरिया बट फॉर द हेडेक और न्यूरल्जिया, कालमिया हार्ट कंप्लेंट विद द राइट न्यूरल्जिया, जैल्सीमियम हेडेक कहाँ पे था उसका, फोरहेड पे पेन था, बेस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, और वर्टिगो स्प्रेडिंग फ्रॉम द ऑक्सीपिटल टू फोरहेड, और उसको बैक में पेन कैसा था, वेव लाइक सेंसेशन विद द चिल विदाउट थर्स्ट। सैंगुइनेरिया का राइट साइडेड डेल्टोइड इन्वॉल्वमेंट, कालमिया का राइट साइडेड डेल्टोइड इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, लैक डेफ्लोरेटम उसमें भी पेन होता था, हेडेक विद द कॉन्स्टिपेशन, फोरहेड टू ऑक्सीपिट पीछे की तरफ जाता है वो। ठीक है, साइलिसिया में ऑक्सीपिट टू फोरहेड, साइलिसिया एंड सैंगुइनेरिया दोनों राइट साइडेड मेडिसिन। ठीक है, और क्या बचा, मैग्म्यूर, मैग्म्यूर में हार्ट प्लस लीवर, लीवर प्लस कॉन्स्टिपेशन और फीमेल। ठीक है, मैग्म्यूर में भी न्यूरोलॉजिक पेन होते हैं। तो बस मेडिसिन की जो थीम है वो थीम दिमाग में रखनी है, किस साइड में जा रहा है उसको थोड़ा एसोसिएट करके स्टार्टिंग में याद करना है, बाद में फिर वो सब पेशेंट देखते देखते याद हो जाता है। ठीक है, तो मैग्म्यूर का स्टूल कैसा था, Shaped like डिजिटलिस का स्टूल कैसा है, white. कलर व्हाइट है। ठीक है ना, टेरेविंथ का यूरिन पता है किसी को कैसा होता है, So violet Beard like fine beard, very dark. ना, और उसमें क्या है, स्मोकी Yes, है ना, स्मोकी भी टर्म है ना। yes. हाँ, तो स्मोकी यूरिन कैसा होता है, स्मोकी यूरिन भी ऐसा ही होता है जैसे ऐश कलर होता है। ठीक है, क्या हुआ नरेंद्र, बॉस अभी 2 मिनट में कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा अच्छा, चलो जब तक और पूछ लेते हैं। तो फिर मैग्म्यूर, अच्छा तो कौन बताएगा मैग्म्यूर के बारे में, कोई है? मैग्म्यूर का सबसे पहले हम दिमाग में रखते हैं लीवर। ठीक है, मैग्म्यूर का लीवर का क्या कंप्लेंट था, कोई बताएगा? मैग्म्यूर का लीवर कैसा था, कंप्लेंट ऑफ पेन, enlarged pain with enlarged liver. हाँ, तो पेन किस पोजीशन में लेटने से बढ़ता घटता है, सर राइट साइड पे Right sided. राइट साइड लेटने से एग्रावेट करता था। ठीक है, तो मैग्म्यूर एक लीवर रेमेडी है, जब उसको एग्रावेशन लाइंग ऑन राइट साइड होता है और अकम्पनिंग विद दैट देयर इज द कॉन्स्टिपेशन, और स्टूल जो है यूजली अगर कई बार छोटे बच्चों में भी कॉन्स्टिपेटेड स्टूल में यूज किया जाता है, या फिर पेशेंट खुद ही बोलता है कि स्टूल कैसा है, शीप टंग लाइक, छोटी छोटी बॉल लाइक स्टूल पास हो रहा है। ठीक है, दूसरा मैग्म्यूर में क्या था, फीमेल कैसी थी, Hysterical female फीमेल। sir, हाँ, and leukorrhea उसका important था सर, after every stool या फिर menstruation के सर 2 weeks बाद होता था उसको। ठीक है, ठीक है, और मैग्म्यूर का फिर क्या था, हेडेक, कौन सी मेडिसिन से मिलता जुलता था मैग्म्यूर का, मैग्म्यूर का स्ट्रॉन्सियम कार्ब और साइलिसिया। क्या मॉडलिटी थी साइलिसिया की, एम्बुलेशन रैपिंग, एग्रावेशन फ्रॉम द कोल्ड एयर। ठीक है, तो ठंडी हवा से उसको दिक्कत होती थी, तो टाइट बांधने से उसको आराम मिलता था। इरेक्टेशंस कैसे थे मैग्म्यूर के, सर रॉटन एग लाइक जो डॉक्टर रिति ने बताया था ना क्लास के एंड में, रॉटन एग लाइक इरेक्टेशंस।
क्योंकि बॉस मैम कनेक्ट कर चुकी है अच्छा, तो स्क्रीनशॉट। मीनाक्षी, Hello. Yes, sir. Good evening, everyone. मैं थोड़ा सा बता दूं तुम लोगों को, ये डॉक्टर मीनाक्षी हैं और ये काफी लर्नेड ये भी डॉक्टर रही है और काफी तुम लोगों के साथ जैसे तुम लोग आज हो वैसे ये भी रही है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये भी एनएचएमसी से ही पास आउट, बीएचएमएस एनएचएमसी से किया है। तो जैसे आज तुम लोग कर रहे हो तो वैसे ही ये भी थी एक जमाने में, बट आज ये जो है काफी आगे आ गई है। इसने एनएचएमसी से बीएचएमएस करने के बाद फिर इसने एमडी किया। एमडी कहाँ से? पुणे से किया है? मुंबई। मुंबई से। तो मुंबई से इसने एमडी कंटिन्यू किया और फिर एमडी करने के बाद भी इसने नहीं छोड़ा। किसने कहा कि अभी मैं और पढ़ लेती हूँ और ज्यादा रिसर्च कर लेती हूँ, तो अब ये पीएचडी कर रही है राजस्थान से। कहाँ से? जयपुर होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी। जयपुर होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी से। तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी में पहुंच गई, अब पता नहीं है कौन सा नया कोर्स ज्वाइन करेगी। तो ये है कि काफी ये लगी हुई है। तो ओवरऑल ये है कि अब हम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा और तुम लोगों को खास तौर से। तो जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरीके की, तो तुम लोग डॉक्टर मीनाक्षी से फ्रीली एकदम से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है? ठीक है मीनाक्षी, देन कंटिन्यू योर क्लास। यस सर, अपनी स्क्रीन थैंक यू। शेयर कर लो। नरेंद्र होस्ट बना दिया है ना? हाँ। ठीक है। Yes. Hello everyone. Am I audible to everyone? Just आप में से कोई एक जो है मुझे थोड़ा सा आंसर कर दो ताकि कनेक्टिविटी इशू अगर कुछ है तो वो भी पता चल जाएगा। यस मैम, आवाज तो आ रही है। आवाज थोड़ा कम है? नहीं मैम, ठीक अच्छी आवाज आ रही है। Just wait a minute. Mostly I log in from my mobile, but this time मैंने लैपटॉप से किया है तो थोड़ा शायद वॉइस इशू हो सकता है। तो just wait for 5 more minutes. हाँ, तो अभी वॉइस ठीक है? शेल वी स्टार्ट? और स्क्रीन देख सकते हो अभी? मैम स्क्रीन शेयर आवाज किया? तो आ रही है बट अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। आवाज क्लियर है? पहले उस पे आप थोड़ा सा रिप्लाई कर दो कोई। यस मैम, आवाज क्लियर है। अच्छा ठीक है। हो रहा है। Yes, I think you can now see the screen share, everyone. यस मैम। Okay. So डॉक्टर आशीष सर ने जो है मेरा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है ना? राइट नाउ आई एम आल्सो अ टीचिंग फैकल्टी एट द कॉलेज एट उदयपुर, असिस्टेंट प्रोफेसर। और अपना टॉपिक अपन जो है जीआईटी से स्टार्ट कर रहे हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टुडे, डिस्फेजिया।
ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, इनिशियली आई विल एक्सप्लेन यू, आपको हम टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या है इससे कॉन्सेप्ट समझिए आप, है ना, एंड एट द एंड फिर हम इसके क्वेरीज, क्वेश्चंस और जो भी आपकी तरफ से रहेगा वो अपन डिस्कस करेंगे। तो इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? तो शेल वी मूव, स्टार्ट करें? Yeah. Yes, ma'am. ओके, सो डिस्फेजिया क्या होता है ना? डिस्फेजिया बेसिकली एक डिफिकल्टी ऑफ स्वेलोइंग, इनिशिएट करने की, जो हम खाना खाते हैं, है ना, तो हम जब खाना मुंह में लेते हैं वहीं से जो है ये प्रोसेस ऑफ जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ये हम सब ने पढ़ा है ना। लेकिन जो फूड जो है माउथ से स्टार्ट होकर फिर हमारा इसोफेगस में जाता है ना, स्टमक में जाता है, ये पूरा एक प्रोसेस रहता है डाइजेशन का। तो यहाँ पर क्या होता है, हम फोकस करेंगे कि ये जो फूड है, ये जो माउथ से होके इसोफेगस से स्टमक में जा रहा है, अगर इसमें कुछ हिंड्रेंस है जिसकी वजह से फूड आगे मूव नहीं कर पा रहा है, डिफिकल्टी हो रही है फूड को आगे आने से, इसोफेगस के थ्रू उस प्रोसेस को जो है या उस चीज को, उस डिजीज को, स्टेट ऑफ कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी इनिशिएटिंग, इवन अगर आप इनिशिएट कर रहे हो, जो माउथ में फूड है हम अंदर गटकने की कोशिश करें, वहां से इनिशिएशन में अगर डिफिकल्टी आ रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्फेजिया। और अगर वहीं पर अगर आपको फूड को स्वेलो करते वक्त अगर पेन की कंडीशन है साथ में, देन इट इज हैज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी विच इज ओडाइनोफेजिया। ठीक है, अब अपन सिंपल से पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्फेजिया जो है वो साइट, मतलब कहाँ से, मैंने जैसे आपको बताया माउथ से शुरू हो रहा है, तो साइट के अकॉर्डिंगली किस तरह से डिवीजन होता है ना, आगे अपन देखेंगे उसके दूसरे एस्पेक्ट्स पे डिवीजन। तो स्टार्टिंग करते हैं कि साइट, जैसे कि माउथ में ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया है, वहां पर डिफिकल्टी आ रही है, माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं जो हेल्पफुल होती है जो फूड को प्रोपेल करने के लिए, क्या जैसे टंग है ना, फैरिंग्स है, ये सब यहाँ की मसल्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है फूड स्वेलो करने के लिए। अगर वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे इनिशिएशन करने में डिफिकल्टी आ रही है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइट हम बोलते हैं ओरोफैरिंजियल डिस्फेजिया। आप नाम से समझ सकते हो, ओरोफैरिंजियल मतलब ओरल एंड फैरेंजियल एरिया का डिस्फेजिया है। और इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट सिम्टम्स क्या लेकर आता है, सिम्टम्स लेकर आता है कि उसको एक इनिशिएट करने में, फूड को इनिशिएट करने में, स्वेलो करने के लिए ही डिफिकल्टी होने लग जाती है। और ज्यादातर अपन ये प्रॉब्लम तो होगी ही कि वो डिस्फेजिया या डिफिकल्टी महसूस कर रहा है खाने को अंदर पास करने के लिए। उसके साथ में पेशेंट में नेजल रिगर्जिटेशन के सिम्टम्स अपन देख सकते हैं, एक्सक्यूज मी, नेजल रिगर्जिटेशन के सिम्टम्स देखेंगे, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा। कैसे, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मस्कुलर पैरालिसिस, मतलब कहीं पैरालिसिस हो गया टंग का या फेस का, तो साथ में ये चीजें भी अपन को एसोसिएटेड रह सकती है कि ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा मिलेगा, क्योंकि माउथ क्लोज नहीं हो पा रहा है ना, बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल्स। तो ये एक चीज है। दूसरा साइट, हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा, ईसोफेजियल डिस्फेजिया होगा। यहाँ पर क्या होगा, इनिशिएट तो कर पाएगा पेशेंट, बट जो अब खाना जो इसोफेगस में पहुंच जाता है, वहां पर उसको उससे आगे प्रोपेल करने में या कहीं पे एनी ऑफ द अदर रीजन, वो वहां पर ही स्टक रह रहा है और आगे मूव नहीं कर पाता, डिफिकल्टी होती है। तो उस सेकेंड फेज को अपन बोलेंगे, वहां से रिलेटेड अगर मोटिलिटी प्रॉब्लम है या ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम है, कुछ भी आ रहा है, बट इफ इट इज इन दैट एरिया, तब हम बोलेंगे कि वो इसोफेजियल डिस्फेजिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ अपन साइट के बाद में जो है दूसरा पॉइंट आता है इसका बेसिक मैकेनिज्म के लिए। इट इज सेकंड बी पॉइंट इज बेस्ड, आपके यहाँ पर स्लाइड पर आप देख रहे होगे, अकॉर्डिंग टू द साइट, और वो रॉन्ग है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन साइट। बेसिक मैकेनिज्म के अनुसार अब अपन बात करते हैं। बेसिक मैकेनिज्म क्या है, पहले तो हम बेसिक मैकेनिज्म, स्वेलो अगर फूड करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं कि फूड जो माउथ में बोलस होता है, जो अपन फूड प्रिपेयर होता है, बोलस जाएगा, फिर एक्ट ऑफ स्वेलोइंग स्टार्ट होती है वहां पर, है ना। फिर जैसे कि टंग जो है वो क्या करेगी, जब फूड माउथ से नीचे की तरफ आता है तो टंग क्या करती है, बंद कर देती है अपने इसोफेगस, टंग को कवर कर देती है ताकि बैक फ्लो ना हो पाए। और एपिग्लोटिस जो है वो एयरवे को क्लोज कर देती है ताकि कोई एयरवे वाला जो अपने ट्रैकिया वाला एरिया, वहां पर कुछ भी ना जाए। एंड देन उसके बाद फूड आगे पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के थ्रू आगे प्रोपेल करता है। एंड नीचे की तरफ फूड जब आता है
तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होते हैं वो रिलैक्स करता है ना, खुल जाता है, फूड स्टमक में चला जाता है। तो ये एक तो नॉर्मल प्रोसेस है। पहले नॉर्मल प्रोसेस में अगर यहाँ पर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो प्रोपेल नहीं कर रहा, पेरिस्टल्सिस नहीं हो पा रहा है, या फूड जो है किसी और फॉरेन बॉडी की वजह से अगर फंस जा रहा है, तो मेनी ऑफ द रीजंस जब अपन वन बाय वन समझते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू बेसिक मैकेनिज्म, मैकेनिकल डिस्फेजिया होता है एक। यहाँ पर क्या मैकेनिकल बात है कि कोई लार्ज बोलस है, अपनी जो फूड पाइप है, या तो फूड पाइप में कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि वहां पर नैरोइंग हो जाए, या फिर अपन जो इंजेस्ट करा है अपन ने उसका साइज ज्यादा है तो फूड को जाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस चीज को मैकेनिकल बोलते हैं कि लार्ज बोलस आ गया, या फिर मैकेनिकली फिजिकल लेवल पे इंटरनल नैरोइंग हो गई, या फिर बाहर से कोई कंप्रेशन हो रहा है। इसोफेगस ये फूड पाइप है, वो बाहर से दबाई जा रही है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, क्या ट्यूमर हो सकता है, या ऑस्टियोफाइट्स उसको दबा सकते हैं, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से फूड पाइप पतला हो रहा है, तो आपको मैकेनिकल डिस्फेजिया हो जाएगा। डिस्फेजिया, अब अपन ये जो मैंने ये लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ज्यादातर अगर मैकेनिकल डिस्फेजिया है तो सॉलिड्स के लिए जो है फूड लेने में, सॉलिड्स को लेने में दिक्कत आती है, सॉलिड्स के लिए डिस्फेजिया रहता है। इनिशियल स्टेज पर लिक्विड आसानी से चला जाता है क्योंकि इतना भी नैरोइंग नहीं होती, बट अगर ये परसिस्टेंट बना रहता है तो बाद की स्टेजेस में क्या है कि सॉलिड और लिक्विड दोनों के लिए डिफिकल्टी आ सकती है। बट एक मैकेनिकल डिस्फेजिया को इनिशियली पहचानने का ये सिम्टम रहता है कि पेशेंट जो है वो अपने पास सॉलिड फूड के डिस्फेजिया की प्रॉब्लम लेकर आता है। एंड दूसरा पॉइंट ये कि इसमें क्या पोजीशन, पेशेंट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर अपराइट पोजीशन में रहता है, खड़ा रहेगा, तो थोड़ा सा बेटर महसूस करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो अपन चीजें पढ़ेंगी वो वही इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट होगी। दैट्स व्हाई मैं इस पे फोकस कर रही हूँ कि यहाँ पर मैकेनिकल डिस्फेजिया में सॉलिड्स को लेने में थोड़ी सॉलिड्स का लिए डिस्फेजिया रहता है, लिक्विड चला जाता है, और पोजीशन चेंज करने से अपराइट पोजीशन पे रहने पे डिस्फेजिया जो है पेशेंट में बेटर फील करेगा। अच्छा, अब अपन बात कर रहे हैं कि कॉमन क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो बिल्कुल भी इसमें अपन को रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल, अगर बाहर से कोई फॉरेन बॉडी हमने ले ली है, जैसे कि फिश थॉर्न, किसी ने फिश खाया और कांटा ही अटक गया, तो उसकी वजह से पेशेंट को डिस्फेजिया हो सकता है। दूसरा है कि कोई इन्फ्लेमेटरी कॉज हो गया है ना, जैसे कि आपका, जैसे मैंने यहाँ से बताया कि टॉन्सिल्स, अपना गले से ही जो है डाइजेशन शुरू हो रहा है, तो टॉन्सिल्स अगर इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, राइट, और अगर लैरिंजाइटिस है, एपिग्लोटाइटिस है, मतलब उसके आसपास के एरिया में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, तभी भी पेशेंट को जो है मैकेनिकल डिस्फेजिया महसूस होगा। दूसरा अपन सोचते हैं कि एक्सटर्नली कुछ ऐसी चीजें ले ली है पेशेंट ने, जैसे कुछ एसिड का इंजेक्शन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरा बर्निंग हो जाएगा मेम्ब्रेन का, एंड दैट इज ऑल्सो कि उसका नियर जो नॉर्मल एयरवे का जो डायमीटर है वो कम हो सकता है या बंद हो सकता है, तो ये भी मैकेनिकल कॉज में आएगा। नाउ थर्मल इंजुरी कोई हो सकती है, और दूसरा एक है कि लोअर इसोफेजियल रिंग अचानक से आ जाए। यहाँ पर एक वर्ड है सेड्स की रिंग, ये क्या चीज होती है, ये भी एक पॉइंट है कि यहाँ पर ये अपने आप जो है पेशेंट्स में सर्कुलर सबम्यूकोजल जैसे अपना जंक्शन पर, स्क्वैमस कॉलमनार जंक्शन पर अपने इसोफेगस के वहां पर क्या हो जाए, थिकनिंग होने लग जाती है, तो वहां पर एक रिंग बन जाती है। तो ये भी एक तरह से क्या होता है कि एयरवे को नैरो कर देता है लोअर साइड पे एक रिंग बनाकर, तो वो भी एक मैकेनिकल डिस्फेजिया में आ सकता है। और अनदर कॉजेज जो हैं वो हैं, कोई रेडियोथेरेपी पेशेंट ने ली है, कोई केमिकल, जैसे अपन बात की कि कुछ ऐसा इंजेक्शन किया जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बन गया है ना, बिल्कुल वहां पर रास्ता बंद हो गया है, तो that can also be the cause of mechanical dysphagia। या फिर अब बात करते हैं कोई ग्रोथ है, जैसे कि ट्यूमर है, इंटरनल ट्यूमर हो गया, या एक्सटर्नल भी इसोफेगस के आसपास के कोई स्ट्रक्चर में कोई ग्रोथ हो गया, ट्यूमर हो गया जो उसको दबा रहा है, दैट कैन ऑल्सो बी द कॉज ऑफ मैकेनिकल डिस्फेजिया। अभी कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं, जैसे ट्यूमर तो इसोफेगस के बाहर या एक्सटर्नल कहाँ से एरिया से, कॉमनली क्या क्या कॉजेज है जिससे वजह से एक्सटर्नली कंप्रेस हो सकता है इसोफेगस, तो कोई लिम्फोमा हो गया है ना, या मीडियास्टिनम में कोई मास का फॉर्मेशन हो गया, या एक ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम एक वर्ड है, ये कंडीशन होती है, इसमें आगे हम पिक्चर्स आपको दिखाएंगे,
इस स्लाइड में नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिख जाएगी। ये क्या होता है कि ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम में एक जंक्शन पे, फेरिंगो ओरोफेरियल जंक्शन पे क्या होता है, एक पाउच, जैसे ये सब म्यूकोसा, म्यूकोसा अपनी जो इसोफेगस में क्या वेरियस लेयर्स होती हैं, वो आप अभी डिटेल में अपन नहीं जाते है ना। एक्सटर्नल जैसे मतलब सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, स्मूथ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ये सारे लेयर्स रहती है। तो यहाँ पर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा वाले जंक्शन पे क्या होता है कि पाउच लाइक कैविटी बन जाती है, जिसकी वजह से एक इसोफेगस में नीचे की साइड की तरफ एक पाउच लटक जाता है। एंड दैट और उसमें क्या होता है कि कभी कभी अगर एक और रास्ता बन गया तो फूड भी जा सकता है उस थैली में, एंड दैट कैन एक्सटर्नली कंप्रेस द इसोफेगस। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है कि ये भी एक ज़ेंकर्स डायवर्टिकुलम भी एक्सटर्नली कंप्रेस कर सकता है इसोफेगस से। एंड ऑस्टियोफाइट्स इज द अनदर कॉज। आप ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं है ना, आपका स्पाइन है वर्टिब्रल कॉलम है या उसके आगे, वहां से वो फिर दबा रहा है अगर ऑस्टियोफाइट्स बोन जो ग्रोथ हो रही है, एंड दैट इज पुशिंग बैक द इसोफेगस, या उसको उसके स्ट्रक्चर को मैकेनिकली दबा रहा है। तो ये कुछ कॉजेज है कॉमन जिससे मैकेनिकल डिस्फेजिया हो सकता है। ठीक है, नाउ अब अपन दूसरा बेसिक मैकेनिज्म जो है वो है मोटर डिस्फेजिया का। मोटर डिस्फेजिया में क्या है कि कुछ कॉमन अपन समझते हैं कि न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा इसमें है ना, न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, मतलब नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। मोटर डिस्फेजिया के इसमें वेरियस कंडीशंस हैं, अपन सिर्फ बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और वो नहीं समझते, अपन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं कि मोटर डिस्फेजिया के केसेस में पेशेंट कैसा सिम्टम लेकर आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिगिनिंग से ही पेशेंट को सॉलिड और लिक्विड दोनों को लेने में दिक्कत होती है। तो ये एक तरह से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है आपको मैकेनिकल डिस्फेजिया और मोटर डिस्फेजिया में। मैकेनिकल डिस्फेजिया में क्या होता है कि इनिशियली जो है सॉलिड्स के लिए दिक्कत आती है और लिक्विड चला जाता है, पर यहाँ पर मैकेनिकल मोटर डिस्फेजिया के केसेस में दोनों को इनिशियली सॉलिड और लिक्विड दोनों को ही जो है आगे मूव होने में और दोनों ही चीजों के लिए डिस्फेजिया रहता है सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग। और पेशेंट अगर पोस्चर भी चेंज करता है तो भी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, बिकॉज वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज की वजह से हो रहा है। तो अब कुछ कॉजेज हैं, अपन देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं मोटर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जो कि मोटर डिस्फेजिया कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। आप स्क्रीन देख पा रहे हो कुछ? मुझे यस मैम, स्क्रीन दिख रही है। जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ तक किसी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि दिस इज अवर फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट इंटरेक्शन, तो मे बी मेरा पेस थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, या जो भी डिफिकल्टीज है वी विल डेफिनेटली डिस्कस, है ना। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रो ही आपको देती हूँ, तो डोंट गेट पैनिक कि मैम बहुत फास्ट जा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अपन एग्जाम ओरिएंटेड वे में भी इसको फिर डिस्कस करेंगे, है ना। जस्ट वेट। अच्छा, अब अपन बात कर रहे हैं मोटर डिस्फेजिया की। ठीक है, तो अपन ने जैसे ये बात कर ली कि क्या क्या इसमें दोनों सॉलिड लिक्विड के लिए दोनों ही बिगनिंग से प्रॉब्लम होने लग जाती है, और कॉमनली ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मोटर डिस्फेजिया हो सकता है। तो अपन ने माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है डाइजेशन, तो अगर टंग पैरालिसिस हो गया तो भी टंग पैरालिसिस की वजह से जो है स्वेलोइंग इनिशिएट ही नहीं होगी, है ना, तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। या फिर
बल्बर पैरालिसिस हो गया। ये बल्बर पैरालिसिस मतलब ये जो अपना वहां का पैरालिसिस है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देयर इज एरिया जो कि स्वेलोइंग फूड स्वेलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वहां का कुछ पैरालिसिस हो जाता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड में, कोई भी डिजीज हो सकती है, वो मोटर न्यूरॉन डिजीज है या फिर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, कहीं पर सेरिब्रोवैस्कुलर जो ब्लड वेसल्स है वहां पर कहीं हिंड्रेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आपका जो पर्टिकुलर एरिया ब्रेन में है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वो अफेक्टेड होता है, तो भी मोटर डिस्फेजिया हो सकता है ना। और सूडो बल्बर डिस्फेजिया जहां पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई लीजन हो जाता है ड्यू टू द एनी ऑफ द कॉजेस, जो कि जिसमें स्टिल अगेन सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन मोटर डिस्फेजिया के कॉजेस हैं। और अगर ये मोटर डिस्फेजिया के केसेस में ऐसा अलोंग विद दिस की फूड स्वेलो करने में डिफिकल्टी आ रही है, साथ में पेशेंट को डिसार्थ्रिया भी रहेगा, है ना, ये और भी उनके साथ में एसोसिएटेड कंप्लेंट्स रहेगी पेशेंट को। मतलब डिसार्थ्रिया में मतलब क्या है कि पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत आएगी, बिकॉज स्पीच एरिया भी है वो अलोंग सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आप देखोगे तो इन स्पीच एरिया के पास में ही फूड स्वेलो करने का एरिया रहता है, तो दोनों ही अफेक्टेड हो सकते हैं। तो हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के फॉर्म में कभी कभी पेशेंट दोनों चीजों को लेकर आता है, ठीक है। नाउ दूसरा नाउ अनदर कंडीशन इज, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। हाँ, अनदर कंडीशन है कि कोई पे ईसोफेगस में कहीं स्पैज्म हो गया। अब स्पैज्म का क्या मतलब है कि बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो ब्लड वेसल्स है उसमें नर्व सप्लाई भी होती है, अगर वहां पर ड्यू टू द कोई न्यूरोमस्कुलर एनवायरनमेंट की वजह से या नर्व एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है ना ईसोफेजियल वॉल्स का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईसोफेजियल वॉल्स में मसल्स जो मस्कुलर लेयर है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स, ये तो एक इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही तो क्या स्पैज्म आ जाएगा वहां पर, है ना। तो क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं आपके ईसोफेगस को, वो वहां से प्रॉपर ब्लड फ्लो न होने की वजह से उस एरिया में भी क्या, अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो पेन जनरेट हो सकता है। इट विल ऐसा ही पेन लगेगा जैसे कि कार्डियक पेन हो रहा है। तो ये क्यों कंडीशन मैंने आपको बताई कि कभी कभी अगर डिसआर्थ्रिया के साथ में डिस्फेजिया है या फिर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है साथ में डिस्फेजिया है, तो ये कंडीशंस इसके बैकग्राउंड में डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म की वजह से पेशेंट को डिस्फेजिया हो सकता है एसोसिएटेड विद द चेस्ट पेन कंप्लेंट, ठीक है। नाउ अब अपन बात करते हैं कि डिस्फेजिया में, जैसे अभी तो अपन ने देखा कि इसके लोकेशन के हिसाब से या बेसिक मैकेनिज्म के हिसाब से कैसे अपन अलग अलग दोनों चीजों को डिवाइड करके दोनों कंडीशंस में अपन ने डिस्फेजिया को देखा। नाउ अब ड्यूरेशन के हिसाब से बात करते हैं कि अगर पेशेंट आपके पास तुरंत, अपन कैसे पहचान सकते हैं या उसका बैकग्राउंड में क्या कॉज हो सकता है कि कोई कंप्लेंट है जो तुरंत ही अचानक से कोई हिस्ट्री नहीं थी और अचानक से एक्यूट ऑनसेट हो गया है, तुरंत ही पेशेंट को डिस्फेजिया की कंप्लेंट आई है, एक्यूट फेज में आया है, तो उसके बैकग्राउंड में अपन सोच सकते हैं कि इन्फ्लामेटरी पैथोलॉजी हो सकती है, जैसे कि अपन ने सुना कि टॉन्सिलाइटिस हो गया, है ना, फेरेंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, उससे रिलेटेड या कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, वो एक्यूट केस में हो सकता है। बाकी जैसे किसी ने एसिड इनहेल कर लिया, आई मीन एसिड पी लिया है, या कि कोई भी अपन ने जैसे केमिकल लिया है जिसकी वजह से वॉल अफेक्टेड हो रही है, तो ये एक्यूट कुछ कॉजेज हो सकते हैं। अनदर है कि अगर कोई ट्यूमर है, ये सब तो क्या स्लो प्रोग्रेसिंग पैथोलॉजीज रहती है, तो अगर बहुत लंबे टाइम से पेशेंट कंप्लेंट लेकर आया कि बहुत धीरे 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 बढ़ता हुआ और अब इतना ज्यादा बढ़ गया है डिस्फेजिया, तो स्लो प्रोग्रेसिंग डिस्फेजिया मोस्टली बैकग्राउंड में ट्यूमर लाइक कंडीशंस रहती है। और अगर ये कंप्लेंट रहती है कि कभी कभी जो है अचानक से एपिसोड्स में कंप्लेंट आती है ना, तो वो ये स्पैज्म जो हमने देखा उसकी वजह से उसका रीजन हो सकता है डिस्फेजिया का। नाउ अब अपन बात करते हैं चेस्ट। आप स्क्रीन देख सकते हो? नो मैम।
अब दिख रही है। अभी अभी विजिबल है? यस मैम, अभी विजिबल। ओके। नाउ कुछ जो अपन अदर फीचर्स डिस्कस कर रहे थे उसमें से आता है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि सिम्टम्स है बेसिकली, कि अगर डिस्फेजिया है उसके साथ में चेस्ट पेन अगर है तो ये दो कंडीशन है कि जिसमें इसोफेजियल स्पैज्म है या एक्लेसिया कार्डिया एक डिजीज है, ये डायग्नोस्टिक हो सकते हैं अगर ये दोनों साथ में कंडीशन आ रही है, डिस्फेजिया भी है पेशेंट को, साथ में चेस्ट पेन भी है। एक्लेसिया कार्डिया को अपन डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और डिफ्यूज इसोफेजियल स्पैज्म, जैसा कि अभी अपने बहुत मिनी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि स्पैज्म्स की वजह से मस्कुलर वॉल में मसल्स के स्पैज्म की वजह से फूड में जो नॉर्मल पेरिस्टल्सिस हो रहा है वो नहीं होता है और फूड आगे मूव नहीं कर पाता प्रॉपरली। तो ये जो दो कंडीशन है इसमें पेशेंट अलोंग विद डिस्फेजिया चेस्ट पेन की भी कंप्लेन लेकर आता है। ठीक है, अगर कफ है, कफ की कंडीशन के साथ में डिस्फेजिया है तो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल डायग्नोसिस कि एक्लेसिया कार्डिया हो सकता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम हो सकता है। ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम की पिक्चर्स लेट मी शो यू, आप थोड़ा सा एक बार समझें क्या है। यस, आप ये फोटो देख सकते हैं, बेरियम स्वेलो का जो है एक पिक्चर लगाया हुआ है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम। अगर इसका बेरियम स्वेलो किया जाएगा तो इस तरह से दिखता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपका। ये जो है नॉर्मल इसोफेगस जा रहा है और ये यहाँ से एक हैंगिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो इस तरह से ये दिखता है और यहाँ पर क्या होता है, फूड माउथ से आके यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है काफी देर तक, शुरू में तो प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि फूड यहाँ पर जा रहा है, पर बाद में ये जो कफ की कंप्लेन लेकर आ सकता है या कफ इकट्ठा हो रहा है वहां पे, तो अलोंग विद के प्रेशर भी दे रहा है, कफ के साथ में डिस्फेजिया की कंप्लेन लेकर आता है ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम के केसेस में। ओके, नाउ अलोंग अगर कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा मतलब कि कैंसर का केस है, उसमें साथ में हेमेटोमेसिस भी हो रहा है, तो ये अलोंग विथ हेमेटोमेसिस डिस्फेजिया है, तो दीज टू आर इसोफेजियल स्पैज्म एंड कार्सिनोमा आर द प्रोबेबल डायग्नोसिस फॉर द कंडीशन। ठीक है, और अगर लैरिंग्स का टीबी हो गया है, अब देखिए आपने अपने देखा कि ट्यूमर है, कार्सिनोमा है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये दोनों होगा तो यही होगा, बट आप कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज देख सकते हो। ट्यूमर की वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो सकती है, लैरेंजियल टीबी है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, पर वहां पर क्या इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी होती है, टीबी हो गया है, इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है सैलो करने के लिए, तो डिस्फेजिया के साथ में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस टीबी की कंडीशन में भी हम देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं बट वी विल टेक आफ्टर अवर लेक्चर, है ना, इस पे, ताकि आप समझेंगे तो आप थोड़ा इंटरेस्टिंगली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस पे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे अगर डिस्फेजिया के केस है, आपका पेशेंट आता है डिस्फेजिया के साथ में, तो दीज 4 आर द इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस टू बी डन, है ना, जिसमें चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे कर अपन देख सकते हैं अगर कहीं पर कुछ एबनॉर्मेलिटी है, वो इनिशियल लेवल पे चेस्ट एक्सरे से पता चलती है, बट द नेक्स्ट इज बेरियम स्वेलो, उसके द्वारा भी अपन पता लगा सकते हैं कि इसोफेगस में या जो डिस्फेजिया का जो कॉज है वो कहाँ पर लाई कर रहा है ना। अपन अभी एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। नाउ एंडोस्कोपी है एंड अनदर इज इसोफेजियल मोटिलिटी स्टडी भी करी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट है इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेस्ट एक्सरे है आपका। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई मास है ना, कोई अगर पीछे से आई मीन ये कोई
कोई एरिया ट्यूमर है, वो अपन को एक्सरे में नजर आ जाएगा आसपास के एरिया में मीडियस्टिनल ट्यूमर कहीं हुआ है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम अपन ने पढ़ा, या खाना जो है इसोफेगस में ही पड़ा हुआ है, वहां से आगे मूव नहीं कर रहा है, जिसके कभी कभी क्या होता है एस्पायरेट भी कर सकता है पेशेंट, और लंग में जो है फूड पार्टिकल्स जा सकते हैं, एस्पायरेशन निमोनिया के सिम्टम्स लेकर आ सकता है। आई मीन एक्सरे में ये सारी फाइंडिंग्स अपन को मिल सकती है। और अगर इसोफेगस डायलेट हो गया है, दैट मीन्स कि अगर स्फिंक्टर लोअर स्फिंक्टर है जहां पर हमने बात की थी कि वो रिलैक्स होगा तो फूड पाइप से खाना आगे बढ़ेगा स्टमक में। अगर रिलैक्स नहीं होगा, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा, तो क्या क्लोज हो जाएगा, एंड फिर उससे क्या होगा इसोफेगस डायलेट हो जाएगी, हो सकती है, जो कि अपन एक्सरे में फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसकी बेटर स्टडी अपन है जो नेक्स्ट आप देख रहे हो बेरियम स्वेलो से करते हैं। स्पेशली अभी अपन ने जो इसके एक एक फीचर्स जो है अपन जब डिजीज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये इससे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस, अगर स्वेलो आप बेरियम स्वेलो करने के बाद अगर बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस आपको दिखता है बेरियम स्टडी करने पर, तो अक्लेजिया कार्डिया इज द मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन। जो अक्लेजिया कार्डिया के कंडीशन में बर्ड बीक लाइक अपीयरेंस बेरियम स्वेलो में दिखेगा, जो कि मैं आपको इसमें लेट मी शो यू, ये है, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये बर्ड बीक जैसा दिख रहा है, लास्ट में एकदम बीक लाइक क्लोज हो रहा है और ऊपर डायलेटेड है ये। तो ये बेरियम स्वेलो इज द इनिशियल टेस्ट। ये काफी क्वेश्चन पूछने की व्हाट वाज द इनिशियल टेस्ट, इनिशियल कंडीशन में कौन सा टेस्ट करवाते हैं जब अक्लेजिया कार्डिया का कंडीशन लेकर पेशेंट आता है, तो दिस इज द initial test which needs to be performed while when we have a case of अक्लेजिया कार्डिया जिसमें कि बर्ड बीक साइन दिखता है, और ये फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है अक्लेजिया कार्डिया की कंडीशन में। तो ये आपको पॉइंट याद रखेंगे, फर्स्ट चॉइस इन्वेस्टिगेशन क्या है, दैट इज बेरियम स्वेलो। एंड हाउ इज द अपीयरेंस ऑफ दिस बेरियम स्वेलो, किस तरह से नजर आएगा, तो यू कैन सी इन पिक्चर, बिल्कुल बर्ड बीक जैसा दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट फोकस करने के लिए है, आपको याद करने के लिए है। और ये ऐसा क्यों दिख रहा है, बिकॉज आप अभी जब हम अक्लेजिया कार्डिया पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या और रिलैक्स नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, बंद है, इसलिए जो अपर एरिया आप देख रहे हो जो ब्रॉड है वो क्या होता है इसोफेगस डायलेट होने लग जाती है धीरे धीरे, तो ये इस तरह का अपीयरेंस लेकर आ जाता है। और बिकॉज आगे फूड मूव नहीं करा, दैट इज द अक्लेजिया कार्डिया में भी पेशेंट डिस्फेजिया की कंप्लेंट लेकर आता है ना। तो बेरियम स्वेलो में अपन ने अभी फर्स्ट पॉइंट था अक्लेजिया कार्डिया में बर्ड बीक अपीयरेंस होता है, वो मैंने आपको दिखाया। दूसरा है कि अगर कोई जैसे ट्यूमर है, आप ट्यूमर एक्सटर्नल ट्यूमर भी अगर है और अगर वो इसोफेगस को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसके हिंड्रेंस ला रहा है उसके पाथवे में, तो क्या होगा, फिलिंग डिफेक्ट आएगा, जो बेरियम जो डाई है वो पूरा मूव नहीं करेगी। एंड यू कैन सी इन बेरियम स्वेलो में आपको दिख जाएगा कि बाहर से कुछ स्ट्रक्चर के प्रेशर की वजह से वो इनकम्प्लीट फिलिंग हो रही है। तो इस तरीके का अगर ट्यूमर है तो वो फिलिंग डिफेक्ट का आपको फॉर्म दिखेगा, और आगे जाकर मैं उसका पिक्चर भी आपको शो करूंगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो है वो आपका ज़ैंकर्स डायवर्टिकुलम है, उसमें इस तरीके का बेरियम स्वेलो दिखता है। तो बेरियम स्वेलो स्टडी करी जाती है डिस्फेजिया को डायग्नोस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, है ना। नाउ एंडोस्कोपी भी करते हैं, लेकिन जहां पर अगर मैकेनिकल डिस्फेजिया हो रहा है ना किसी पे, वहां पर फर्स्ट चॉइस जो रहेगी वो एंडोस्कोपी रहती है। कोई अगर ट्यूमर है, कोई ग्रोथ है, मैकेनिकल है, तो उसके एंडोस्कोपी के साथ में ही वहां पर क्या टिश्यू भी ले लिया जाता है और बायोप्सी करते हैं। तो ये कुछ इसके इन्वेस्टिगेशन से डिस्फेजिया के। एंड या अनदर पॉइंट, एक मोटिलिटी स्टडी भी करी जाती है, क्यों देखिए अभी अपन ने पढ़ा था कि स्वेलो करने के लिए, फूड स्वेलो करने के लिए पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर वहाँ पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मोटिलिटी स्टडी कैन हेल्प अस टू डायग्नोज द कॉज ऑफ डिस्फेजिया। जैसे जो मोटर डिस्फेजिया है जहाँ पर न्यूरोमस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हुए, वहां पर हम मोटिलिटी स्टडी भी करते हैं, पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं डिस्फेजिया के लिए, ठीक है।
यस, नाउ नेक्स्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, डिफ्यूज इसोफेजियल मोटिलिटी स्पैज्म। इसका इनिशियल अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा था कि इसोफेजियल स्पैज्म की वजह से जो है डिस्फेजिया हो सकता है। तो ये क्या है और इसमें किस तरीके का पेशेंट कंप्लेन लेकर आता है और इसमें बेरियम सेलों में कैसा लुक होता है वो अपन अभी देखते हैं। कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर नॉन पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इसोफेगस के। जैसे नॉर्मल जो पेरिस्टल्सिस होना चाहिए दैट इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज एम्पलीट्यूड के जो है कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, पर वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट नहीं होते। तो इससे ये वर्ड याद रखना जरूरी है कि डिफ्यूज इसोफेजियल मोटिलिटी स्पैज्म में नॉन पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल स्मॉल अपन देखते हैं जो मूवमेंट होने चाहिए उस एम्पलीट्यूड के ना होके बड़े बड़े एम्पलीट्यूड के कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उस तरह के कॉन्ट्रैक्शन को नॉन पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट में जिस तरह से नॉर्मल पेरिस्टल्सिस से फूड आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ता है एंड पेशेंट कम अप विद द कंप्लेंट ऑफ डिस्फेजिया। अलोंग विद दैट और क्या क्या पहचान होती है, अगर स्पैज्म है या मोटिलिटी स्पैज्म है तो उस डिस्फेजिया के साथ में दूसरी कंप्लेंट है कि चेस्ट पेन के साथ में पेशेंट आ सकता है, चेस्ट पेन एट रेस्ट। ये लाइन भी बहुत फोकस करने की क्योंकि हम आगे कुछ डिजीजेस पढ़ेंगे जहां पर चेस्ट पेन भी होगा, लेकिन जैसे अक्लेजिया कार्डिया है, अगर अभी अपन आगे पढ़ने वाले वहां पर भी पेशेंट डिस्फेजिया के साथ में चेस्ट पेन के साथ आता है, लेकिन वहां पर जो है हर एवरी कंडीशन में भले वो रेस्ट पर है, वो भले ही मूव कर रहा है, हमेशा पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, पर यहाँ पर रेस्ट पर ही होता है। देन दूसरा ये है कि खाना इवन वाटर स्वेलो करने में भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज क्या है कि एकदम अनइवन जो इसोफेगस है उसका शेप एकदम अनइवन हो जाता है, लार्ज एम्पलीट्यूड का रहेगा उसका कॉन्ट्रैक्शन, उसका इसकी वजह से उसकी जो गर्थ है वो भी उस पर भी इफेक्ट आता है। एंड चेस्ट पेन जैसा कि बिल्कुल एंजाइना के केसेस में होता है, जैसे जॉ या आर्म्स बैक में जाना, बिल्कुल उसी तरीके का पेन जो है ये मोटिलिटी स्पैज्म में केसेस में हो सकता है। इसलिए जब भी पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट लगे तो रूल आउट एंजाइना, हमेशा पेशेंट का ईसीजी भी कराना चाहिए ताकि हम जो है उस कंडीशन को जो है एक्सक्लूड कर सकें। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इसोफेजियल मोटिलिटी, जो इसोफेजियल आपका मोटिलिटी स्पैज्म है, डिफ्यूज इसोफेजियल मोटिलिटी स्पैज्म, उसमें किस तरह का लुक रहता है बेरियम सेलों में। तो ये वर्ड है कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस या नट क्रैकर इसोफेगस। आप देख सकते हो जो मैंने आपको बताया कि अगर इसमें जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, उनका स्पैज्म हो रहा है तो क्या अजीब तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर अनइवन कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल नट क्रैकर, नट शेल्स बन गए इसमें। और इसी अपीयरेंस को कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस भी बोलते हैं और नट क्रैकर अपीयरेंस भी बोलते हैं, व्हिच इज फाउंड इन डिफ्यूज इसोफेजियल मोटिलिटी। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि ईसीजी जो है, बिकॉज क्यों ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वाई या क्या व्हाट ईसीजी अगर है, दो कंडीशन है कि चेस्ट पेन हो रहा है साथ में डिस्फेजिया भी हो रहा है, तो क्या क्या टेस्ट आपको कराने चाहिए। सिर्फ जो है बेरियम स्वेलो एंडोस्कोपी या अलोंग विद बेरियम स्वेलो ईसीजी। तो ईसीजी इज आल्सो द चॉइस, ईसीजी इज आल्सो डन टू रूल आउट आईएचडी। ठीक है, अब यहाँ तक मैं थोड़ा सा एक फीडबैक लेना चाहूंगी स्टूडेंट्स का। एनीवन अमंग यू आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ टॉपिक का या नहीं समझा, क्योंकि मैं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक जो भी अपन ने समझा है डिस्फेजिया के बारे में, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आया है इसका? कोई भी बता सकता है? यस मैम। देखिए, अब बहुत जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है ना, बहुत ही ब्रॉड और वाइड सब्जेक्ट है ना, तो हमें क्या करना है कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को टच करना है कि उसमें उसको समझना भी है, बट फोकस करना है कि क्या इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अभी तक आई थिंक बेसिक मैकेनिज्म डिस्फेजिया से आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग है, राइट फ्रॉम योर ओरल कैविटी अप टू द फूड, व्हेन फूड गोज इनटू स्टमक, अप टू, है ना, उसके बाद नहीं, है ना, अप टू इसोफेगस तक हम डिस्फेजिया बोलते हैं।
इसके कॉजेस, मैकेनिकल कॉजेस, इसके बेसिक मैकेनिज्म, है ना, इस पे अपन ने थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग करी है। आई थिंक बाकी जो हमारे इस टॉपिक का जो डिटेल है और क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, है ना, अक्लेजिया कार्डिया और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं। एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन डिस्कस करेंगे तो आप सब लोग बहुत अच्छे से आंसर्स दे पाओगे इसके, ठीक है। तो वेट अ मिनट, ठीक है, तो मीनाक्षी आई थिंक एंड हो गया ना अभी आज का लेक्चर? हाँ सर, हाँ हम बाकी काफी सारा बाकी है इसमें, लेकिन वो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस और अक्लेजिया कार्डिया जो और इससे रिलेटेड है टॉपिक। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा, बाकी अच्छे से वैसे डिस्क्राइब किया गया। ये बेसिक्स हैं, एक्चुअली बेसिक्स एक बार हमारे क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड फिर जो भी हमारा सेंटर होगा, फिर वो उसको हम थोड़े अच्छे से हाईलाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगा फिर उसमें डॉक्टर मीनाक्षी थोड़ा उसको जो है हाईलाइट करके फिर डिस्कस करेंगे कि अब इसको क्वेश्चंस कैसे, कहाँ से कैसे बनता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अब सब लोग सो जाओ और पढ़ाई करो। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू। Good night. Thank you. Good night, sir. Good night.